हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आइडियल 30 क्लासेस। आइए आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं, जो काफ़ी धांसू कंसेप्ट होगा और आई होप कि इस कंसेप्ट को देख कर के आप काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे। जैसा कि इसमें जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के फार्मूला को जो है डिस्टेंस फार्मूला हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, सेंट्रॉइड का फार्मूला हो जाएगा। हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं आज डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला को ही हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं। और जैसे दूरी सूत्र में जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए यदि मान लीजिए कि कोई बिंदु ए है और ए से यहाँ बी, एक बिंदु ए है दूसरा बिंदु बी है, तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी हम लोग को पता करना हो, इसको निकालना हो बिंदु ए से, तो ए का नियामक आपको दिया रहेगा यहाँ पर x1 और यहाँ पर y1। तो ए का नियामक x1 y1, जबकि बी का भी नियामक दिया रहेगा x2 और y2। तो x2 और y2 दिया रहेगा। तो हम लोग को ए बी के बीच की दूरी निकालना है। ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है ए बी के जो बीच की दूरी होगी, इसको ऐसे निकाल सकते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2, x1 और माइनस x2, x1 माइनस जो है हम लोग जो है x2 निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि यदि दो बिंदु का जो है बीच की दूरी निकालना हो तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या कुछ किताब में फ्रेंड्स ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, इसीलिए इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो है इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो है या तो आप ऐसे घटा सकते हैं, यहाँ पर जो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर करके आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। आइए फिर हम अगला जो है यह देखते हैं कि जैसे मूल बिंदु से दूरी कैसे निकाल पाएंगे किसी बिंदु का। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसी को बोलते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला होगा वह होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसी को बोला जाता है अर्थात मूल बिंदु से दूरी। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मूल बिंदु O 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है फ्रेंड 0 0, जबकि यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए कि P है जिसका निर्देशांक x y दिया हुआ है। तो हम लोग जो है OP के जो बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। O का यहाँ मूल बिंदु O जिसका निर्देशांक 0 0 होता है और P यहाँ पर कोई बिंदु है, मूल बिंदु से दूर पर कोई बिंदु P है x y। तो अगर हम लोग O से P के बीच की डिस्टेंस को निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग जो है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे कि किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो यहाँ पर जो मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग तीसरा फार्मूला की चर्चा करते हैं। जो तीसरा फार्मूला होगा
वह होगा सेक्शन फार्मूला। तीसरा फार्मूला जो होगा वह सेक्शन फार्मूला होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। सेक्शन फार्मूला, इसी को हम लोग जो है विभाजन सूत्र बोलते हैं। इसी को विभाजन सूत्र बोला जाता है फ्रेंड्स, इसी को विभाजन सूत्र बोलते हैं। और विभाजन जो सूत्र होगा इसको विभाजन सूत्र बोला जाता है। और आइए हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं कि विभाजन सूत्र आखिर जो है हम लोग जो है कैसे इसको, जो कंसेप्ट इसका क्या है, और फिर तब हम समझेंगे इस पर क्वेश्चन। इस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम MCQ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आइए हम लोग जानते हैं आज जो है कि विभाजन सूत्र के बारे में। तो आइए हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में यहाँ पर जानते। देखिए जैसा यहाँ जो है मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पर A है, अब कोई बिंदु यहाँ पर B है, तो A और B के बीच में कहीं भी कोई बिंदु मान लीजिए कि P है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर A का निर्देशांक x1 और यहाँ पर y1, ठीक है, और B का निर्देशांक x2 और यहाँ पर y2 है। और कोई बिंदु P यानी रेखाखंड या रेखा AB को कोई बिंदु P यहाँ पर जो है M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी A से B के बीच की जो दूरी है वह M1 और B से P के बीच की जो दूरी M2, अर्थात ये अनुपात में दिया गया रहता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि A और B को जो है बिंदु P M1 और M2 के अनुपात में बांटती है, M1 और M2 के अनुपात में बांटती है। तो बिंदु P का मान लीजिए अभी निर्देशांक xy है, बिंदु P का निर्देशांक xy है, तो हम लोग कैसे इसके निर्देशांक निकाल पाएंगे? बिंदु P का जो है हम लोग कैसे निर्देशांक को निकाल पाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु P है, अगर हम लोग को बिंदु P का निर्देशांक निकालना हो तो यह ध्यान दीजिए, यहाँ M1 है तो M1 में x2 से गुना करेंगे, M1 गुना x2, तो यहाँ पर होगा M1, इसका बिंदु P का इससे x1 जो x नियामक निकलेगा, M1 x2 और यहाँ पर जो होगा M1 x2 और यहाँ पर फिर से M1 x2 होगा और यहाँ पर जो है M2 x1, तो M1 x2 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1 अब बट्टा में जो है M2 x1 प्लस M1 अब प्लस M2 हो जाएगा, M1 प्लस क्या हो जाएगा M2, इससे x नियामक निकलेगा, इससे क्या निकलेगा x नियामक। जबकि यहाँ पर फिर से P का यदि y नियामक निकालना हो, बिंदु P का y नियामक निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो M1 में y2 से गुना करेंगे, तो यह क्या होगा, तो M1 इंटू y2 अब प्लस यहाँ पर M2 है तो y1 से गुना करेंगे, तो M2 इंटू y1 और बट्टा में क्या होगा, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा, बट्टा में M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो इसी को जो है हम लोग जो एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर जो होगा यह बिंदु P का x नियामक निकल पाएगा, यहाँ पर जो होगा बिंदु P का y नियामक निकल पाएगा। तो आइए हम लोग ज़रा इसको शॉर्ट में समझते हैं कि कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर यदि कोई बिंदु A है और यहाँ पर कोई बिंदु B है और बिंदु P जो है उसे M1 और M2 के रेशियो में बांट रहा है, तो इसके लिए जो है हम लोग बिंदु P का जो नियामक निकाल पाएंगे, बिंदु P का x नियामक निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप देख पाएंगे
यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर ए है, इसका निर्देशांक हम लोग मान लिए कि x1 y1, x1 y1, और बी का निर्देशांक x2, बी का निर्देशांक x2 y2, जबकि p जो है ये x और y है। तो यहाँ पर बिंदु P का जो फ्रेंड्स निर्देशांक हम लोग निकाल पाएंगे, तो बिंदु P का x निर्देशांक के लिए m1 गुना x2 था, तो m1 और गुना x2 आप प्लस m2 इंटू x1, m2 यहाँ पर जो होगा m2 इंटू x1 हो जाएगा, और बट्टा में m1 आप प्लस m2 हो जाएगा, बट्टा में m1 प्लस m2 हो जाएगा, बट्टा में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो इससे x निर्देशांक, और पुनः जो होगा यहाँ पर इसी का y निर्देशांक कैसे निकाल पाएंगे, तो m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, और बट्टा में m1 और प्लस m2 हो जाएगा, बट्टा में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो हम लोग इससे दो बिंदुओं के बीच अगर जो है कोई दो बिंदु दिया गया होगा, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ए बी को, रेखाखंड ए बी को बिंदु P जो है m1 और m2 के अनुपात में बांटेगा, तो बिंदु P का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 से x निर्देशांक निकल पाएगा या x नियामक, जबकि m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 से y नियामक निकल पाएगा। तो फाइनली जो है हम लोग यह विभाजन सूत्र कहलाता है, इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। इसी को हम लोग जो है सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, इसी को सेक्शन फार्मूला बोला जाता है। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूला के बाद जो है मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में। आखिर मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, या मिड पॉइंट फार्मूला, या इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र, या इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु, इसी को मध्य बिंदु सूत्र बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया कि कोई बिंदु A दिया गया और यहाँ पर कोई बिंदु B दिया गया, तो कोई बिंदु A और कोई बिंदु जो B दिया गया यहाँ पर, और इसके ठीक बीच में जो है कोई बिंदु P दिया गया। तो हम लोग को यहाँ पर A का नियामक दिया गया x1 y1, और यहाँ का नियामक जो दिया गया x2 और y2, तो x2 और y2 दिया गया, और बोला गया कि बिंदु P का नियामक निकाल पाइए, यानी इसका xy जो है इसका निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकाल पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को मिड पॉइंट फार्मूला बोला जाता है, इसी को मिड पॉइंट फार्मूला या मध्य बिंदु सूत्र बोलते हैं। तो मध्य जैसे P का आपको निर्देशांक निकालना हो तो सिर्फ आप कुछ नहीं करेंगे, अगर x नियामक निकालना है तो x1 प्लस x2, यहाँ पर जो है x1 प्लस x2 और बट्टा में 2, और y1 प्लस y2 और बट्टा में 2, अर्थात x नियामकों का योग बाई 2 कर देंगे तथा y नियामकों का योग आप बाई 2 कर देने से मध्य बिंदु का यह जो है फार्मूला निकल पर आ जाएगा। तो फिर आगे हम पढ़ते, तो यह हो गया डिस्टेंस फ्रॉम, और यहाँ जो था यह हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, इसी में हम लोग को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में। तो आइए सबसे पहले जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल पाएंगे इसके बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में,
देखिए सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम कैसे निकाल पाएंगे, अगर किसी त्रिभुज, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल दे दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई ट्रायंगल ए बी और सी दे दिया और आपसे इसका नियामक दे दिया रहेगा। मान लीजिए कि ए का नियामक दे दिया यहाँ पर x1 और y1, x1 y1 दिया, बी का नियामक में x2 y2 दे दिया और सी के नियामक में x3 y3 दे दिया, x3 y3 दे दिया। और आपसे पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू, और यहाँ देखिए यहाँ पर x1 है तो आप x1 को लिख दीजिएगा 1/2 इंटू x1, फिर इसको ब्रैकेट डालिएगा और देखिए यहाँ x1 के बगल में जो y2 इसको छोड़ना है और यहाँ पर चला आना है। तो यहाँ पर आइएगा तो देख रहे हैं यहाँ पर से यहाँ पर आना है y2 के बारे में, और यहाँ जब x1 लिखेंगे तो यहाँ y2 और माइनस, और फिर देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर y3 लिख देंगे, यहाँ पर y3 लिख देंगे और फिर प्लस। अब देखिए फिर अब यहाँ पर आएंगे x2 के बारे में तो x2 इंटू, और अब इसके बगल वाला y2 को छोड़कर यहाँ पर आएंगे तो y3 हो जाएगा, यहाँ पर y3 और माइनस, और फिर यहाँ ऊपर आएंगे तो y1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y1, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए अब x3 को लिखिए, तो x3 को लिखिए तो इसके बगल वाला y3 को छोड़ना है और उसके ऊपर बढ़ना है तो यहाँ पर होगा y1, यहाँ पर क्या होगा y1, और फिर उसके नीचे क्या होगा तो y2, तो माइनस y2, और फिर इस यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाता है, y1 माइनस y2 हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह हो गया कि किसी त्रिभुज का जो है शीर्ष दिया हुआ, शीर्ष का नियामक दिया हो तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करके एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए जानते हैं आगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो है संरेखीय, यदि तीन बिंदु यदि तीन बिंदु संरेखीय हो, यदि तीन बिंदु संरेखीय हो तो यदि तीन बिंदु संरेखीय हो तो हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो त्रिभुज यदि तीन बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ध्यान दीजिए कि त्रिभुज का संरेखीय मतलब कोलिनियर, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा तीन बिंदु संरेखीय का मतलब होता है कि यहाँ बिंदु ए, यहाँ कोई बिंदु बी है और यहाँ कहीं भी बिंदु सी है। तो ध्यान दीजिएगा कि ए बी और सी यह तीन बिंदु है, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। तो यदि तीन बिंदु संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित है तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल पाएंगे, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वह इसका जीरो हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल पाइएगा, तो जीरो के बराबर, अर्थात यहाँ पर जब तीन बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज ए
बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपने तो एरिया अब अगर तीनों बिंदु का नियामक दिया हो, जैसे यहाँ पर तीनों बिंदु का नियामक दिया रहे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस जो है यहाँ पर y2 माइनस y3, और आगे देखिएगा प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, अब प्लस x3 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर y2 होगा, तो आप यहाँ पर देख पाइएगा क्या कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इतना बराबर किसके हो जाएगा 0 के। इतना बराबर 0 का हो जाएगा तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ जो ट्रेंगल हो पाएगा वह 1/2 बराबर किस साइड भेज दीजिएगा, तो 0 इंटू अब बाई में 1/2 होगा तो 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि तीन बिंदु संरेखीय हो तो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग यह फार्मूला x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x2 इंटू y3 अब माइनस का क्या करेंगे y1 माइनस का जो है y1 अब प्लस x3 इंटू y1 x3 इंटू जो है यह हो जाएगा y1 माइनस y2, इतना बराबर 0 कर देंगे। इतना बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और इससे फाइनली आपका जो होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल, तीन बिंदु संरेखीय हो तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या कर देंगे 0 कर देंगे, क्योंकि संरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेखीय बोलेंगे। तो यह संरेखीय का कंसेप्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो है एक चीज़ हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, एक और कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, सेंट्रॉइड को ही फ्रेंड्स हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। सेंट्रॉइड को ही क्या बोला जाता है केंद्रक। अब जैसे देखिए सेंट्रॉइड में क्या कंसेप्ट है, ज़रा इसको सुनेंगे। देखिए यहाँ पर ये ट्रेंगल हो गया, तो यहाँ पर कोई ट्रेंगल होगा, यहाँ पर जो है एक ट्रेंगल का हम निर्माण करते हैं। यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ए का निर्देशांक x1 y1 दिया रहेगा, बी का भी निर्देशांक x2 y2 दिया रहेगा, और सी का भी निर्देशांक x3 y3 दिया रहेगा। तो x3 y3 दिया रहेगा, और यहाँ पर जो है यहाँ से बिंदु बी से, बिंदु ए से और बिंदु सी से, ये तीनों बिंदु जहाँ होगा तब बिंदु शीर्ष ए से, शीर्ष बी से और शीर्ष सी से, यानी तीनों बिंदुओं जो होगा इसके कटान बिंदु को ही केंद्रक बोला जाता है। इसकी कटान बिंदु को क्या बोला जाता है केंद्रक। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कटान बिंदु है यहाँ पर वह केंद्रक, या इसी को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसी को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर आपको अब जी का जो है निर्देशांक निकालना हो, जी का क्या निकालना हो निर्देशांक, तो हम लोग जी का निर्देशांक यहाँ फाइनली आप x और y लिख दे रहे हैं, तो यहाँ जी का निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब x नियामकों का योग बटा 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा में 3, तथा अगर उसी तरह y1 वाला y नियामक निकालना हो जी का, तो यहाँ पर y1 प्लस y2 अब प्लस y3 अब बट्टा में 3। तो यहाँ पर जो है अगर कोई
त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हो और उसका जो है आपसे सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक पूछा जा रहा हो, आपसे उसका सेंट्रॉइड या केंद्रक पूछा जा रहा हो, उसका नियामक, तो हम लोग यहाँ पर जो है एक्स नियामकों का योग अब बट्टा 3 तथा वाई नियामकों का योग बट्टा 3 करके हम लोग सेंट्रॉइड को निकाल सकते हैं। तो यह आपका जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला था, जिसको हम लोग को एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पर जो था जानना जरूरी था। अब हम जो है इसके साथ ही अगले वीडियो में जो है अब आपको क्वेश्चन आंसर राउंड लेकर के आएंगे, जो आई होप कि आप इस वीडियो को जो है देख करके और काफ़ी जो है लुत्फ उठाएंगे। और बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो भी इसका लेकर के आऊँगा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ वीडियो बनाया जाए, इसके MCQ बनाया जाए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट को काफ़ी चैप्टर में कठिनाई होती है। तो मैं आशा करूँगा कि आप मेरे साथ यदि बने रहेंगे तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। और बाद बाकी कोई भी चैप्टर का अगर आपको MCQ बनवाना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार जो है मैसेज करें कि सर इस चैप्टर का वीडियो बनाया जाए, मैं आपके लिए सदा आभारी रहूँगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।